वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्ञानी कुमार यादव। इनसाइट एजुकेशन द ड्रीम ऑफ सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सेट कर रहे थे। इससे पहले 1992 का जो क्वेश्चन था उसे मैंने पूरा सॉल्व कराया हुआ है और ये 1994 का चल रहा है। इसमें से सेट नंबर 2 है, इसमें से 2 पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? पहला है संवैधानिक सभा के द्वारा, दूसरा ब्रिटिश संसद के द्वारा, तीसरा गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर चौथा भारतीय संसद के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि 1949 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था और इसे फुल्ली 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। तो जिस समय 26 नवंबर 1949 में जिसमें अपनाया गया था, उसमें हमारे यहाँ संवैधानिक सभा था, उसके द्वारा संविधान को अपनाया गया था। तो इसका आंसर होगा एक। अगला क्वेश्चन, भारतीय में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या हम भारत के लोग शब्दों से। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होता है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग। तो इसलिए आंसर उसका होगा 4। अगला क्वेश्चन, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ये वित्तीय नहीं होगा, ये धन बिल होगा। कोई धन बिल प्रस्तावित हो सकता है, ये केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो जो धन विधेयक होता है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है और ये जो विधेयक होता है इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही ये लाया जा सकता है, वो भी केवल लोकसभा में। राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ इसे 14 दिनों तक, मात्र 14 दिनों तक अपने पास रखने का अधिकार है और इसमें सिर्फ और सिर्फ संशोधन के विषय में राज्यसभा सिर्फ प्रस्तावित कर सकता है, लेकिन मानने या ना मानने का जो अधिकार है वो लोकसभा के पास है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, भारत के अनुच्छेद 13 से 36, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 या फिर 16 से 40। तो हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है 12 से 35 नंबर आर्टिकल तक। ये भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 नंबर। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र की सूची का, राज्य की सूची या फिर विशेषाधिकार सूची। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए जो भी कानून बनाया जाता है वो राज्यों में बनाया जाता है। एक मॉडल कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल के रूप में है। इसको अपने राज्यों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि आप अपने सुविधानुसार इसे लागू करें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32, 40, 498 या फिर 51। तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 40 है जो डीपीएसपी में आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें आता है, इसी में पंचायतों को गठित करने की बात कही गई है, इसलिए आंसर इसका 2। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय तो क्या शक्ति प्राप्त है न्यायिक पुनरावलोकन से? तो पहला है सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, दूसरा राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, तीसरा उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है या चौथा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को या फिर जो उच्च न्यायालय है उन सबों को प्राप्त है और ये जो केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है इसकी समालोचना कर सकता है, ये सही है, कानून सम्मत है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। तो इसका आंसर होगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो। इसका शक्ति कहाँ से मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 13, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13 है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी ऐसे कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो उसे अवैध घोषित कर सकता है या फिर उसे शून्य घोषित कर सकता है। तो वहीं से ये न्यायिक पुनरावलोकन का
जो सिद्धांत है वो आता है। अगला क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निषेध तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान के 7वीं अनुसूची में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में। इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा किया गया है। महाभियोग, इसी के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसमें भारतीय संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति को हटा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या फिर कोई समय नहीं। तो कोई भी व्यक्ति बिना सदस्य रहे, सदन का सदस्य रहे 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, यानी जो संसद सत्र जो होता है उसमें कितने दिनों का बीच में अंतर हो सकता है अधिकतम? 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो कम से कम 6 माह, 6 माह से ज्यादा का समय अंतराल नहीं हो सकता है। ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 85 है, इसमें सत्र को बुलाने का और सत्र को समाप्त करने का जो पावर दिया गया है वो राष्ट्रपति के पास दिया गया है। लेकिन ये अब 2 के मध्य में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्राप्त है। इसका आंसर होगा जनता को सरकार चुनने तथा उसे बदलने का अधिकार प्राप्त है। आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, या फिर बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या फिर ऊपर उन्नीत सभी कारणों के आधार पर। इसका आंसर होगा तीनों, हथियार बंद हो, या फिर बाहरी आक्रमण हो, या फिर युद्ध का आधार हो, तीनों में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए कब कब और किन किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तथा तीसरे स्थान पर है? पहला ऑप्शन है बिहार तथा महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, चौथा बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 1994 का है। उस समय झारखंड और बिहार दोनों साथ में था, इसलिए उस समय आंसर होता है इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर ऑप्शन जो है वो ये बिहार और महाराष्ट्र। लेकिन अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी यूपी का है, 80 लोकसभा सीट उसके पास है। उसके बाद महाराष्ट्र का है 48, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल का जिसका 41 है, और बिहार उसके बाद आ रहा है जिसका 40 है। इसके बाद आता है तमिलनाडु का जिसका 39 है। तो इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ आंसर होगा फर्स्ट वाला, बट अगर अन्य ऑप्शन होता महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल तो आंसर होता ये। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग एक मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, या परामर्शदायी संस्था या स्वशासित निगम है? तो योजना आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। योजना आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, या फिर गांधीवादी व्यवस्था? तो भारतीय नेताओं ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, जिसमें कि समाजवादी और प्लस पूंजीवादी व्यवस्था दोनों का गुण निहित है। अगला क्वेश्चन, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर है, चुंगी कर है, या फिर रेलवेज है? तो वर्तमान में जीएसटी से जो प्राप्त आय है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है। उस समय चुंगी शायद था, इसलिए आंसर इसका चुंगी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो जीएसटी है। अगला क्वेश्चन, भारत के उन्नति संतोषजनक रही है, यानी कि भारत में जो उन्नति यानी विकास हुआ है वो किस क्षेत्र में संतोषजनक कहा जा सकता है? पहला है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, या फिर असमानता में कमी के संबंध में?
तो आप लोग सबको जान रहे होंगे कि भारत में बेरोजगारी तो कम हुआ नहीं, प्रति व्यक्ति आय उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं, असमानता कम हुआ नहीं है, लेकिन हाँ एक जीडीपी ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं भारत एक अच्छा खासा प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? विभाजन का अर्थ भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उससे है। तो रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। इसका आंसर होगा जूट तथा रुई उद्योग, क्योंकि जो बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पटसन वगैरह का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, और पाकिस्तान का भी क्षेत्र है वहाँ पर भी उत्पादन होता था, इसलिए ये जो उपजाऊ क्षेत्र था वो चला गया, जिसके कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ कपड़ा उद्योग जो क्षेत्र है वो। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है तो रोजगार बढ़ाने में, आय बढ़ाने में, उद्योग बढ़ाने में, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता को? 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था? तो 1992 से 1997। ये वही दौर है जब भारत एलपीजी पॉलिसी को लाया हुआ था, यानी कि उदारीकरण और निजीकरण या फिर और वैश्वीकरण का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ था 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसको बोलते हैं वो। तो इस समय मानव विकास पर जोर दिया जा रहा था बहुत ज़्यादा, और मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है इसमें रोजगार है, पोषण है, शिक्षा है, तो इसलिए इस क्षेत्र में देखा जाए तो रोजगार बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता, तो इसका आंसर होगा रोजगार। अगला क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? यानी कि किस क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं? जूट उद्योग में, लोहा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, या फिर शक्कर उद्योग में? तो इसका आंसर होगा कपड़ा उद्योग। भारत में जो सबसे बड़ा उद्योग है कृषि के बाद, कृषि का अगर उद्योग मान लिया जाए तो कृषि के बाद अगर कोई क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह है कपड़ा उद्योग का क्षेत्र। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, जंगल, या फिर विदेशी व्यापार? राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत तो तृतीयक क्षेत्रक है, और इसका योगदान लगभग 55% के आसपास है, 55 पॉइंट कुछ % के आसपास है। कृषि का जो योगदान है वो लगभग 20.19% के आसपास है। उसके बाद इंडस्ट्री का जो योगदान है वो लगभग 25.9 या 26% के आसपास है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार देखा जाए तो उद्योग क्षेत्र जो है वो मुख्य स्रोत हो सकता है, क्योंकि कृषि उद्योग से कम योगदान देता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में जंगल फैले हुए हैं 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, या फिर 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में? अब ये जो क्वेश्चन है वो 1992 का है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में बिहार का जो क्षेत्र है इसमें 7306 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वन आच्छादित है, जो कि बिहार के कुल भूमि का लगभग 7.8% क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का एक इस्पात कारखाना है दरभंगा में, गया में, हजारीबाग में, या फिर जमशेदपुर में? तो ये बिहार उसमें झारखंड साथ में ही था, इसलिए इसका आंसर होगा जमशेदपुर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 42, 43, 44, 45, 150 तक जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन मैथ का है और रीजनिंग का है। आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन रहता है मैथ और रीजनिंग का। तो रिक्त स्थान भरने के लिए बोल रहा है। 42 नंबर को जो क्वेश्चन 142 नंबर वो कोडिंग डिकोडिंग है। अगला क्वेश्चन, किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि अब पूर्ण वर्ग हो जाएगा? सब 9-10th लेवल का ही क्वेश्चन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और बुधवार का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। आदि बृहस्पति का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का तापमान क्या था? तो औसत का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का जो कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनता है उसमें है, तो किसी संख्या में 40% वृद्धि के लिए यह पर्याप्त है कि उस संख्या को 1.4 से गुना किया जाए। उसके बाद अगला ऑप्शन इसी में दिया हुआ है, कारण किसी संख्या में 40% कमी करने के लिए यह पर्याप्त है कि उस संख्या को 1.4 से विभाजित किया जाए, और ये सत्य है, कौन सत्य है उसको देखना है। अगला क्वेश्चन है कि x का 40% 11 हो तो x का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, ये ट्रेन का क्वेश्चन चल है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 20 छात्र अंग्रेजी में सफल रहते हैं, 35 छात्र हिंदी में सफल रहते हैं। सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, और अभी भी बीपीएससी इसी तरह क्वेश्चन पूछता आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है करंट का है उस समय का, और करंट का लेवल क्या है वो देख लीजिए। और करंट का लेवल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अभी भी वही लेवल करंट अफेयर का लेवल है। भारत में ग्रामीण संख्या का आबादी का कितना % जनसंख्या प्राइमरी शिक्षक सुविधा पाती है? अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था के देखरेख में होगा? अगला, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? यह पाकिस्तान, इसका आंसर पाकिस्तान होगा। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक बार में 3 बार तलाक होना गैर कानूनी है? ये 1992 में ही क्वेश्चन चला हुआ था, उसमें इलाहाबाद जो है हाईकोर्ट वो निर्णय दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1993 में इजराइल PLO समझौता के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों किन क्षेत्रों को सौंप दिया था?
उसमें इजराइल का मामला उसमें भी था, अभी भी इजराइल का मामला चल रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का क्या कारण था? तो उसमें कहीं ना कहीं परमाणु ठिकाने निरीक्षण करने से इनकार करना, या फिर अमेरिका द्वारा अपने पैट्रियाट क्षेपणास्त्रों को दक्षिण कोरिया में उतारना। जापान अमेरिका तो उत्तरी कोरिया के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी, अमेरिका का क्षेत्रीय नीति के तहत कोरिया पेनिनसुला पर एक अधिकार। ये अमेरिका उत्तरी कोरिया का टेंशन उसमें था, अभी भी टेंशन चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातस विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? इसका आंसर उज्बेकिस्तान होगा। अगला क्वेश्चन, हाल में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विरोध मार्च में हिस्सा लिया था, वह विरोध मार्च किससे संबंधित था? उस 1992 का ही है, और पाकिस्तान के लेखक था सादिक हुसैन द्वारा लिखी पुस्तक तारीख है मुजाहिदीन भारत के लोगों में काफ़ी खलबली पैदा करी थी। इस पुस्तक में क्या था, ये भी देख लीजिए। आगे, स्टार टीवी का मालिक कौन है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए राउंड द वर्ल्ड ईयर दौड़ प्रतियोगिता में किस भारतीय ने विजय हासिल की? तो देखिए, करंट अफेयर का लेवल यही है, और अभी भी करंट अफेयर का लेवल यही है। अगला जो मैं सेट लाऊंगा वो पीछे से नहीं चलूंगा, अब 2020 का जो क्वेश्चन था वो मैं सॉल्व करूंगा।